हेलो एवरीवन, आज हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के 200 इसमें 100 मिसप्रिंट है 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और इनको आपको लगाना है और लास्ट में आपको बताना है कितने आपके नंबर बने हैं। 200 में से 200 ही क्वेश्चन यदि आपने सुन लेते हैं तो ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी गई है? तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था। बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शिशुअवस्था मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैविक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। तो इसमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, तो बाल विकास का अध्ययन किस में आ जाएगा? मनोविज्ञान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरणात्मक। तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, संवेदी प्रेरणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो बाल केंद्रित शिक्षा है क्या? जो बालक को केंद्र में रखकर दी जाती है। जैसे अपने यहाँ विषय केंद्रित शिक्षा है, जिसमें विषय को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है, जिसमें सिलेबस करवाने पर बल दिया जाता है और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जिसमें सिर्फ टीचर भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी उसी लिए पढ़ते हैं, तो विषय केंद्रित है। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा इसके विपरीत होती है, बालक की रुचियों को और उनके उत्साह को देखकर ही शिक्षा दी जाती है, उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं आज के समय में। और इसके लिए जो कि प्रयास भी चल रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में कन्वर्जन का। तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? पियाजे, ब्रूनर, थॉर्नाइक। तो जॉन ड्यूई ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो इसमें तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, वो निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अनुकरण किसके अंतर्गत आता है? तो लिमिटेशन जो शिक्षा में आता है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, व्यवहारिक या जैविक विकास, नैतिक विकास। तो शिक्षा में अनुकरण व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने से संबंधित है? तो प्रयास और भूल, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सभी सही हैं। तो थॉर्नडाइक का जो सभी सही इसमें आ जाएंगे, प्रयास और भूल का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो बच्चे की जो भाषा सीखने की क्षमता है, तो बच्चा जिसके साथ अधिक रहता है, किसके साथ रहता है? तो माता पिता और इसमें पर्यावरण और संचार पर, स्कूल में पढ़ाई पर। तो माता पिता से तो मातृभाषा सीखता है, लेकिन बच्चे की भाषा सीखने की जो भाषा सीखने की है तो वो पर्यावरण और संचार पर निर्भर करेगी। किशोरावस्था की विशेषता क्या होती है? तो तेज शारीरिक विकास, मानसिक संघर्ष, सामाजिक बदलाव। तो उपरोक्त सभी इसका आएगा, उपरोक्त सभी किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था को बहुत ही प्रभावी अवस्था माना गया है। बच्चों में खेलकूद का महत्व क्या होता है? तो बच्चों में खेलकूद का महत्व केवल मनोरंजन होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक और सामाजिक विकास होता है, केवल समय बिताने का तरीका होता है। तो मानसिक और सामाजिक विकास होता है। कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित करता है? तो बाल विकास को तो सभी प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता, जेनेटिक भी होता है बाल विकास, जेनेटिक कोई जिसके माता पिता लंबे हैं तो फिर बालक भी रहते हैं। पर्यावरण, वातावरण पर भी बाल विकास प्रभावित होता है, पोषण से भी बाल विकास प्रभावित होता है। तो उपरोक्त सही आ जाएगा। बालकों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? तो बालकों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? कोहलबर्ग ने किया है। नेक्स्ट, बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने, पियाजे ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने। तो गार्डनर ने बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? तो मातृभाषा बालक सबसे पहले सीखता है। बालकों में सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? आनुवंशिक, पर्यावरणीय, दोनों का समायोजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों का समायोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किन पहलुओं को शामिल करता है? तो उपरोक्त सभी पहलुओं को, शारीरिक विकास को भी, संज्ञानात्मक विकास को भी, सामाजिक भावनात्मक विकास को, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। कौन सा तत्व बालकों में भाषा विकास को प्रभावित करता है? परिवार, स्कूल, समाज, सभी। तो इसमें भी सभी आ जाएगा।
शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को समझना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना या परीक्षा प्रणाली को सुधारना, केवल बालकों की भावनाओं को समझना। तो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। माता पिता का सहयोग, सकारात्मक प्रोत्साहन, समाज की भागीदारी। शिक्षा में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों को निर्देशों के माध्यम से सहायता देना, गाइडेंस के माध्यम से, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो उपरोक्त सभी। शिक्षक का व्यवहार, माता पिता का सहयोग। बालकों के व्यक्तित्व विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है? अनुभव, अनुकरण से, जन्मजात रूप से, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, या केवल? तो अनुभव और अनुकरण द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। बाल विकास के बहुत ही नॉर्मल, सामान्य से क्वेश्चन रहेंगे जो आप सामान्य बुद्धि से भी लगा सकते हैं, थोड़ा भी सोचें समझेंगे, इसीलिए आपको सिर्फ समझना है किस प्रकार से। अधिकतर क्वेश्चन आपसे बन भी रहे होंगे क्योंकि एग्जाम निकट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण कौन सा है? तो संवेदी प्रेरणात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक विकास का जो तीसरा चरण है वो है मूर्त संक्रियात्मक। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाना ही बाल केंद्रित शिक्षा है, अभी हमने बताया। स्किनर का परिचालन अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? तो परिचालन जो अनुबंधन सिद्धांत है वो व्यवहारिक अधिगम से संबंधित है। बालक में आत्मसम्मान का विकास किस आयु में होता है? तो आत्मसम्मान का जो विकास है वह किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था जिसे 17 वर्ष तक, 15 से 17 वर्ष तक जो चलती है, 18 तक, वो किशोरावस्था है, और ये 20 वर्ष तक भी जाती है। तो बालकों की भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो केवल किताबों, विद्यालयी शिक्षा, पारिवारिक वातावरण। तो पारिवारिक वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बालकों के भाषा विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों में क्या शामिल है? तो हार्मोनल, भावनात्मक। तो ये सभी होते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत अनुकूली प्रवृत्ति पर आधारित है? तो डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है वो अनुकूली प्रवृत्ति पर आधारित है। जो सिद्धांतों पर क्वेश्चन है उनके हम अर्थ बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट, बच्चों को की सीखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षक की शिक्षण शैली, पारिवारिक वातावरण, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चों की पहचान कैसे की जाती है? तो उपरोक्त सभी से। वे सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं, कठिनाई अनुभव करते हैं विषय विशेष में, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी होती है, एकाग्रता में। बच्चों के खेलों का उनके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, आत्मानुशासन विकसित। देखो, उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन इसीलिए भी हम लेकर आए हैं क्योंकि ये आप एक बार अनुभव कर लें इन क्वेश्चंस का, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस बहुत अधिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस मनोविज्ञान से प्रतिपादित किया था? तो बेंडोरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की समस्याओं को हल करने की क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो अनुभवों द्वारा, रटने की प्रवृत्ति द्वारा, परीक्षा में अच्छे अंक लाने से, या केवल सख्त अनुशासन से? तो अनुभवों द्वारा ही केवल समस्याओं को हल करने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अनुशासन विकसित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सकारात्मक प्रेरणा और मार्गदर्शन, पॉजिटिव थॉट्स बच्चों के अंदर डालना और सही मार्गदर्शन देना, यही एक अनुशासन विकसित करने का एक अच्छा तरीका है। बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर देना, रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, उन्हें केवल पुस्तकों तक सीमित रखना, उन्हें खेलकूद से दूर रखना। तो स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर देना सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। बाल विकास में आत्मनियंत्रण का क्या महत्व है? तो आत्मनियंत्रण का उपरोक्त इसमें सभी आ जाएगा। बच्चे के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, अधिक अनुकूल, और बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। तो बालकों में सीखने की प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाए? तो खेल और गतिविधियों से, जबरदस्ती पढ़ाने से उन्हें केवल किताबों तक सीमित, तो खेल और गतिविधियों के द्वारा उन्हें
सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास का मुख्य उद्देश्य तो पहला है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक विकास को समझना। शारीरिक, मानसिक मनोस्थिति, सामाजिक समाज में संबंध और भावनात्मक भावनाओं पर, तो भावनाएं जो विकसित होती हैं बच्चों में, तो इस सभी के विकास को ही हम बाल विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कंप्यूटर जीके से ले लेते हैं अगले क्वेश्चन। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का पूरा नाम। इसी प्रकार बाइनरी संख्या प्रणाली किन अंकों पर आधारित होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने हैं। तो 0 और 1 पर, बाइनरी जो संख्या प्रणाली है वो 0 और 1 पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो विंडोज एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस शॉर्टकट द्वारा कॉपी किया जाता है? तो कंट्रोल+C से हम कॉपी करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की मतलब कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? तो इनपुट डिवाइस क्या हैं और आउटपुट डिवाइस क्या है? अभी क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें तो सभी आ जाएंगे, क्योंकि इनपुट जिनसे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड से इनपुट देते, माउस से, तो इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट जिनसे हम आउटपुट कंप्यूटर से लेते हैं, तो जैसे हम मॉनिटर पर कोई भी चित्र देखते हैं तो वो क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का क्या कार्य होता है? तो जोड़ना, SUM का मतलब सम। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट क्या डिस्क हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म क्या रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लैन का पूरा नाम अबेन वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमने बताया अभी था कल की वीडियो में। कीबोर्ड में स्पेस बार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्पेस बार का उपयोग किया जाता है वाक्य के नीचे बीच स्थान देने के लिए, मतलब जैसे हम दो शब्द लिख रहे हैं तो बीच में देने के लिए स्पेस बार का उपयोग करते हैं। डॉस एक प्रकार का क्या है? तो डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMTP प्रोटोकॉल। SMTP, पी का मतलब यहाँ प्रोटोकॉल ही। गूगल क्रोम क्या है? तो एक वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। USB का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोग्राम को निष्पादित करना है, प्रोग्रामिंग ही CPU का काम होता है। सर्वर। गूगल का संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो हैं वो गूगल के संस्थापक हैं। गूगल का CEO यदि आ जाए तो सुंदर पिचाई हैं, जो कि हमारे भारत मूल के हैं, भारतीय मूल के ही हैं, कर्नाटक के, तो वो CEO हैं। बूटिंग क्या है? बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को चालू करना ही बूटिंग है। HTML का पूरा नाम एक कल भी हमने बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MS वर्ड में कंट्रोल+P का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रिंट कमांड देने के लिए कंट्रोल+P प्रिंट निकालने के लिए, कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए। तो ये शॉर्टकट होते हैं। कौन सा ब्राउजर सबसे पहले विकसित हुआ? तो कौन सा ब्राउजर सबसे पहले विकसित हुआ इनमें से? तो नेटस्केप नेविगेटर जो है सबसे पहले विकसित हुआ था गूगल क्रोम मोज़िला इंटरनेट एक्सप्लोरर से पहले। ये इंपॉर्टेंट है। QR कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड। IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IP एड्रेस 32 बिट का होता है। कितने बिट का? 32 बिट। ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए। अब डाटा में फाइल भी आ जाते, वायरलेस संचार भी आ जाता, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग ये सब आ जाएंगे, उपरोक्त सभी। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम 8000। BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो हार्ड डिस्क में
स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अंडों का आने के लिए, पीछे जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पोषण और स्वास्थ्य से देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन हमने बाल विकास से 40 देखे, कंप्यूटर जीके से 30 क्वेश्चन हो गए। अब पोषण और स्वास्थ्य से देखेंगे, फिर सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति पर भी क्वेश्चन आगे हैं। तो ये सभी हमारे कुल मिलाकर 200 प्रश्न हैं। पोषण और स्वास्थ्य से फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण का क्या अर्थ होता है? ये तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति ही पोषण है। कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है? तो कौन सा पोषक तत्व है? प्रोटीन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो आपने विटामिन पढ़ ही लिए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए सभी विटामिन, उनसे होने वाले रोग और किस किस किन किन पदार्थों से हमें वह मिलता है, रिसोर्स क्या है उसके। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, और इससे रोग कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होता है, आयरन की कमी से एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कैल्शियम की सबसे अच्छी प्राकृतिक स्रोत कौन सी है? कैल्शियम का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन कौन सा? सी के। तो घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो खून का धब्बा किस विटामिन से कौन सा विटामिन खून के धब्बे को जमाने के लिए कार्य करता है? ये भी बताइए। विटामिन सी से हम घाव भरने के लिए सहायक होता है। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर युक्त भोजन का क्या लाभ होता है? तो फाइबर युक्त भोजन का लाभ होता है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। तो फाइबर युक्त भोजन का क्या लाभ है? पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, विटामिन डी ही होता है। स्वस्थ आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रोगों से बचाव और संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखना। कौन सा पोषक तत्व शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है? तो कौन सा तत्व है जो शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है? तो सोडियम। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो रात में दिखने में कठिनाई आती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी जिसको हम बोलते हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों को मजबूत क्या बनाता है? कैल्शियम बनाता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध, अंडा और मांस और दालें, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रक्तचाप को नियंत्रित पोटेशियम द्वारा किया जाता है। नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है? तो नवजात शिशु के लिए तो माँ का दूध ही सबसे अच्छा आहार है। पानी की कमी से शरीर में कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? पानी की कमी से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है? तो जो मछली है उसमें ये फैटी एसिड पाया जाता है। फास्ट फूड का अधिक सेवन करने से कौन सी समस्या होती है? तो उपरोक्त सभी, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, ये सभी होता है। दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो है वो केसिन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। एंटीऑक्सीडेंट किसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो ताजे फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बीमारी से लड़ने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो बीमारी से लड़ने की शक्ति को प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कहते हैं। डाइटरी फाइबर किसे कहते हैं? आसानी से ना पचने वाला कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने के लिए कौन सा आहार उचित होता है? तो साबुत अनाज और हरी सब्जियां। ग्लूकोज शरीर में किसका प्रमुख स्रोत है? ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीना चाहिए? तो प्रतिदिन 6 से इसमें लीटर में है तो 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं इतिहास, जो भारतीय इतिहास, इंडियन
इंडियन हिस्ट्री से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुम के द्वारा की गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 है उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपने फिर लड़का और जो उसकी लड़की थी उसको श्रीलंका भेजा था प्रचार प्रसार के लिए। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का लड़का जो था वो कौन था? हुमायूं, फिर अकबर। इस प्रकार से मुगल वंश आगे बढ़ा। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य गुप्त वंश का महान शासक हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किस सुल्तान ने बाजा नियंत्रण नीति अपनाई थी? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बाजा नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम था वो है आरंभ हुआ और 58 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित है? तो जो अजातशत्रु है वो हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो होम रूल लीग जो आंदोलन है उसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। किसने अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल नीति अपनाने की सलाह दी थी? लॉर्ड कर्जन जो था उसने अंग्रेजों को ये सलाह दी थी। लॉर्ड कर्जन ने। किस शासक ने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया? इल्तुतमिश जो था उसने सबसे पहले राजधानी दिल्ली को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ज्योग्राफी से देख लेते हैं। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है जिसमें हमारी भारत इंडिया भी आती है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी पर जल का 71% है। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन आने हैं जो आपके सामान्य ज्ञान है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 31 मार्च और 23 दिसंबर को। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर पूर्ण करती है? तो सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में पूर्ण करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है K2 कॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं K2। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत में नहीं है।
नेक्स्ट कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है? तो जो बुध है वो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल एक क्रम है, बुध सबसे निकट, फिर बुध के बाद शुक्र पृथ्वी मंगल, इस प्रकार से जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक झीलें किस देश में स्थित हैं? तो कनाडा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। किस स्थान को भारत का चेरापूंजी कहा जाता है? तो चेरापूंजी मेघालय को भारत का कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा महासागर सागर का सागर कहलाता है? तो प्रशांत महासागर को सागरों का सागर कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम जगह पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और भूगोल पर आते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं जो हैं वो किस जिले में स्थित हैं? तो रायसेन जिले में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। होलकर राजवंश की राजधानी कौन सी है? इंदौर है, जो वो होलकर राजवंशों की राजधानी थी, इंदौर। चंदेल वंश द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर समूह कौन सा है? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। धार में स्थित भोजशाला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो राजा भोज ने। किसने गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया था? तो रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया था। धार जिले में स्थित मांडू का किला किसने बनवाया? महमूद खिलजी ने मांडू का किला बनवाया था। मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू में, मध्य प्रदेश महू में ही भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली और मालवी किस राज्य की प्रमुख बोलियां हैं? अब संस्कृति से प्रश्न आ गए हैं। तो बुंदेली और मालवी जो हैं वो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। तानसेन संगीत समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में। एक महत्वपूर्ण है, तानसेन जो संगीत समारोह है वो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। भगौरिया मध्य प्रदेश के किस जनजातीय समुदाय का पर्व है? भील जनजाति का पर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य बधाई नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किस स्थान पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर। शंकर शाह और रघुनाथ शाह किस विद्रोह से जुड़े थे? तो 1857 का विद्रोह शंकर शाह और रघुनाथ शाह मध्य प्रदेश के जो थे। भील जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? भगौरिया। किस नगर को मध्य प्रदेश का पेरिस कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का पेरिस इंदौर को कहा जाता है। श्री राम राज्य परिषद की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। श्री राम राज्य परिषद की स्थापना किस जनजाति को सोनझरिया कहा जाता है? बैगा जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश के भूगोल से। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? नर्मदा नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? धूपगढ़ पर्वत जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम शिक्षा शास्त्र से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में आना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्तित्व का समग्र विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होता है, ये आप लगा सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डीवी ने दिया। बाल केंद्रित शिक्षा 2-3 बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है।
जॉन डीवी ने सिद्धांत दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षा पर है लेकिन अलग अलग उन्होंने पूछा है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो पियाजे ने दिया है। बालक की सीखने की क्षमता को कौन प्रभावित करता है? उपरोक्त सभी। ये तो कर लिया है हमने। सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? तो सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि की द्विकारणीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्पेयरमैन ने प्रस्तुत किया। कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करता? तो जन्म का महीना। अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य सीखने में रुचि बढ़ाना। अभिप्रेरणा का उद्देश्य अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत दिया। बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर जो हैं वह बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब सिद्धांतों पर फिर से क्वेश्चन है। शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? छात्रों के संपूर्ण विकास में सहायता करना, यही शिक्षक की प्रमुख भूमिका है। सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का महत्व किसने बताया? तो जॉन डीवी। पेडालॉजी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पेडालॉजी आपके एग्जाम में आनी है लगभग 25 नंबर की। किस शिक्षण विधि में छात्र स्वयं सीखते हैं? खोजपूर्ण विधि में जो विधि है उसमें शिक्षण जो विधि है इसमें छात्र स्वयं सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावकारी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्रभावकारी शिक्षण के लिए रुचिकर शिक्षण तकनीकी अपनाना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? स्मरण, समझ, विश्लेषण या अनुप्रयोग? तो स्मरण जो है यह पहला चरण होता है सीखने की प्रक्रिया का। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे खाली स्लेट के समान होते हैं, यह विचार किसका है? जॉन लॉक का। बच्चों को सीखने में रुचि विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो खेल एवं गतिविधियों द्वारा उनमें रुचि पैदा होती है सीखने की। कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए। कौन सी शिक्षण विधि छात्रों के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? अनुभवात्मक विधि, अनुभव पर आधारित विधि ही सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विधि रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? तो समस्या समाधान विधि जो है वो रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। ज्ञान का पुनः निर्माण किस शिक्षण विधि से संबंधित है? खोज परक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र की संपूर्ण प्रगति को समझना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावी बनाता है? तो उपरोक्त सभी। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण सामग्री, छात्र शिक्षक का संवाद, ये सभी शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस पूर्ण होते हैं। इस वीडियो में हमने 200 प्रश्न किए हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जो भी इसमें डाउट हो या और भी वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।